साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बातचीत करने जा रहे हैं उस कार्यक्रम पर जिसको 4-5 दिन पहले देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा घोषित किया गया था। मतलब चुनाव किसका? 2 राज्यों के संदर्भ में, एक हरियाणा का, दूसरा जम्मू और कश्मीर का। हरियाणा एक पूर्ण राज्य के तौर पर है, वहीं जम्मू कश्मीर बदली हुई परिस्थितियों में केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा का गठन किया जाना है। जम्मू कश्मीर में 10 साल पहले चुनाव हुए थे 2014 में, जब धारा 370 के तमाम प्रावधान उस राज्य में लागू थे। धारा 370 का प्रावधान हटने के तकरीबन 5 साल बाद वहां चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश था कि 30 सितंबर से पहले चुनाव करा दिए जाएं। उस आदेश का पालन करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा 3 चरण में चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। आज जो हम बातचीत करेंगे वो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ही करेंगे। जम्मू और कश्मीर पर दांव, 10 साल बाद चुनाव, यह हमारा विषय है। बहुत कुछ बदल गया है जम्मू कश्मीर में 10 साल के भीतर। 10 साल पहले जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ करते थे उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों मिलाकर एक प्रदेश हुआ करता था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलाकर 87 सीटें हुआ करती थी। इसके अलावा 24 सीटें कागजों पर थी। कागजों पर इस रूप में थी कि पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का जो इलाका है वहां पर 24 विधानसभा सीटों को हम मान्यता देते हैं जहां पर हम चुनाव नहीं कराते हैं, पर यह प्रावधान है कि वहां 24 सीटें हैं। तो कुल 87 सीटों के संदर्भ में चुनाव हुआ था। उन 87 सीटों के संदर्भ में कोई भी पार्टी स्पष्ट तौर पर जनादेश पाने में नाकाम रही थी। उस समय पर जो कुल मिलाकर चुनाव हुआ था उसमें 28 सीटें जीत पाने में पीडीपी कामयाब रही थी। 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई थी। जम्मू कश्मीर की पहचान माने जाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस को महज 15 सीटों पर समेट दिया गया था और कांग्रेस पार्टी 12 सीटें जीत पाई थी। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी कभी साथ भी आ सकते हैं ऐसी कल्पना किसी को नहीं थी, पर वो साथ आए थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में संयुक्त गठबंधन की सरकार बनी थी। मुफ्ती मोहम्मद साहब का बीच में इंतकाल हो गया तो उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के हिस्से में सदारत आई थी, मतलब मुख्यमंत्री का पद आया था। पर वो गठबंधन ज्यादा चला नहीं और 2018 में सरकार गिर गई। नई सरकार के गठन की कोशिशें विपक्ष की सफल हो पाती, इससे पहले ही विधानसभा भंग हो गई और कुल मिलाकर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। बात की कहानी कमोबेश आपको पता है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब दूसरी बार स्पष्ट जनादेश लेकर अस्तित्व में आई तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के प्रावधानों की विदाई जम्मू कश्मीर से हो गई। अब वहां पर उपराज्यपाल है राज्यपाल की जगह, और चुनाव के ऐलान के पहले उपराज्यपाल के पद को काफी शक्तिशाली कर दिया गया है। पर इन सब के बीच में भी चुनाव का ऐलान हुआ है। चुनाव का ऐलान लोकसभा चुनाव के बाद है। लोकसभा चुनाव में बड़े स्तर पर मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस चुनाव को लेकर सबकी बड़ी उम्मीदें हैं। केवल देश की नहीं बल्कि दुनिया की निगाह भी जम्मू कश्मीर के इस चुनाव के संदर्भ में रहने वाली है। जितने भी राजनीतिक दल हैं सबने इस चुनाव कार्यक्रम का स्वागत किया है। अपने स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा विधिवत अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए तमाम प्रवक्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, जाना पहचाना चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, वह हमारे साथ इस चर्चा के लिए खास तौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ में डॉक्टर राशिद चौधरी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वह जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में शेख नासिर साहब भी जुड़ेंगे जो प्रवक्ता है पीडीपी के, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उमर अरशद मलिक जी भी होंगे और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ओर से जमाल शेख साहब भी होंगे। चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी से करेंगे। डॉक्टर ताहिर साहब, आखिरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव है, कितनी उम्मीद के साथ आप हैं? आपने माना है कि आपने कमाल का काम किया है। लोकसभा चुनाव में जम्मू इलाके की दोनों लोकसभा सीटें आप जीत भी गए, पर लोग सवाल इस बात पर करते हैं जो कश्मीर अपना है, जिस कश्मीर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बताया था, उस कश्मीर घाटी से चुनाव तक भाजपा ने नहीं लड़ा था। अभी भी 47 सीटें हैं उस घाटी में। लड़ेंगे या बिना लड़े ही मैदान छोड़ देंगे? ताहिर जी। हिमांशु जी, आपका प्रोग्राम में मैं जब जब आता हूं और आपके जो सवाल होते हैं, मैं आपको आगे भी कह चुका हूं कि पूरे देश के जितने भी चैनल्स हैं उनके प्रवक्ता के सवाल और आपके सवालों में बहुत फर्क होता है।
बहुत घुमा फिरा के आपके सवाल होते हैं और उनका जवाब देना भी ऐसा लगता है कि आप किसी कोर्ट में किसी कटहरे में खड़े हो और वहां का वकील आपको बहुत बड़ा सवाल कर रहा है। इस तरह के आपके सवाल होते हैं। ये मैं हमेशा आपको मैंने कई बार कहा भी, आज भी मैं वो बात दोहरा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात आती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करने वाली पार्टी रही और जम्मू कश्मीर में हमेशा हम लोग संघर्ष करते थे और वो हमारी मेहनत रंग लाई 2014 में कि हमने जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाई पीडीपी के साथ और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनाई और देश में भी हमने सरकार बनाई। और खुशकिस्मती भारत देश की ये है कि तीसरी बार फिर से हमने भारत देश में सरकार बनाई है और माननीय प्रधानमंत्री साहब देश को देख रहे हैं, अपने हाथों के नीचे उनके साए के नीचे देश काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और देश का 140 करोड़ आवाम खुशकिस्मत अपने आप को समझता है कि ऐसे प्रधानमंत्री के नीचे पूरा देश चल रहा है। जहां तक बात जम्मू कश्मीर की आती है, हिमांशु जी मैं आपको कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है, हमारे कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत अब रंग लाएगी। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है और मुझे लगता है इस चीज का जवाब 4 अक्टूबर को पूरे देश को, पूरी दुनिया को नजर आएगा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी उन्होंने कर दिखाया। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था वो तो हमने 5 अगस्त 2019 को हमने पूरा कर दिया था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आज ऊपर से खुश होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी खुश होंगे और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कद्दावर नेता आज इस दुनिया में नहीं है, चाहे उसमें सुषमा स्वराज जी की बात की जाए, चाहे अरुण जेटली जी की बात की जाए और नेताओं की बात की जाए, सभी खुश होंगे। सभी ने इस चीज के लिए संघर्ष किया था और वो दिन हमने पाया, उस कामयाबी को हमने हासिल किया। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, चुनाव होंगे, बहुत बेहतर चुनाव होंगे, बहुत जोर से चुनाव होंगे और पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का चुनाव लड़ेगी क्योंकि असेंबली इलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और देश की पॉलिटिकल पार्टी और पूरी दुनिया की एक ऐसी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम, हमारा पूरा हाई कमांड हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं और हम पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, पर आपने मेरे मूल सवाल का उत्तर नहीं दिया। मैं कितना भी घूमकर पहुंचा था पर आप उस सवाल तक नहीं पहुंचे। मेरा सवाल था आपसे और वो सवाल ये था, जम्मू कश्मीर, जम्मू में कुल जमा 43 सीटें, कश्मीर घाटी में 47 सीटें, 43 सीटों पर ही लड़ेंगे या 47 सीटों पर भी अपने आप को आजमाने की कोशिश करेंगे? ताहिर जी इसमें कुछ बोल ही नहीं रहे, अभी फैसला नहीं लिए क्या? देखिए हिमांशु जी, जहां तक कश्मीर घाटी की बात आती है, हम मैक्सिमम सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और उसके ऊपर पार्टी हाई कमांड की प्लानिंग है, कैसे इलेक्शन लड़नी है, कैसे हमने जीतना है, क्योंकि पब्लिक का, जम्मू कश्मीर के अवाम का दिल भारतीय जनता पार्टी ने जीता है पिछले कुछ सालों में और हमें पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर की जनता, स्पेशली घाटी की जनता, हमें उस चीज का जवाब भी देगी, हमें गले से भी लगेगा। अरे आपकी बात में कैसे एतबार करूंगे? आपने जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीता है। 87 लाख वोटर हैं जम्मू कश्मीर में, 5 संसदीय क्षेत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी तो वो राजनीतिक दल है जिसके लिए देश सबसे पहले है, प्रदेश बाद में है और व्यक्ति सबसे बाद में है। जब देश का विषय था उस समय पर आपने घाटी की 3 सीटों को लड़ना छोड़ दिया। आप नहीं लड़े भाई लोकसभा चुनाव के दौरान, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रदेश के संदर्भ में क्या करने जा रहे हैं, इसलिए यह सवाल उठ रहा है। फिर आपने उपराज्यपाल का पद भी इतना शक्तिशाली कर दिया जब चुनाव का ऐलान होना था उससे पहले। भरोसा नहीं है क्या ये सत्ता में आ जाएंगे? वो भी सेंट्रल हाई कमांड का एक सोच थी। बहुत छोटे छोटे इश्यूज के लिए माननीय मनोज सिन्हा साहब को, जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको दिल्ली जाना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी। तो उनको इस तरह की पावर्स देगी कि हर फैसला वो खुद ले सके और वो फैसला ले सके जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए लाभदायक हो। तो वो चीजें हो रही है। जम्मू कश्मीर तरक्की। डॉक्टर ताहिर चौधरी अब इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि घाटी में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कितना लड़ेंगे। तो जब वो फैसला ले लेंगे तब हमें बता देंगे। पर हमारे साथ में इस समय जमाल साहब हैं, जमाल शेख साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके मुखिया किसी समय पे शेख साहब होते थे, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब अभी भी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उमर अब्दुल्ला जो है अपना घोषणा पत्र का ऐलान कर दिए हैं। तो पहली प्रतिक्रिया जमाल साहब आपसे ही, किस उम्मीद के साथ में है?
लोकसभा चुनाव का अनुभव आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। आपकी सबसे बड़ी संभावना उमर अब्दुल्ला जनता का मन जीत पाने में नाकामयाब रहे। क्या होगा विधानसभा चुनाव में आपका? फारूक अब्दुल्ला साहब कह चुके हैं उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे। हार का सदमा इतना ज्यादा लगा क्या कि जिसको हम भविष्य का मुख्यमंत्री देख रहे थे वो विधायक बनने को भी तैयार नहीं? देखिए, ये तो उनके पार्टी का डिसीजन है, लड़ना है नहीं लड़ना है, संगठन को मजबूत करना है, इसके लिए उनको मतलब अलग रखा गया है चुनाव प्रक्रिया से। हाँ, लेकिन ये है कि विधानसभा का जो परिणाम है वो लोकसभा से विपरीत आएगा, क्योंकि जिस तरीके से 370 वहां पे लगाया गया और उसका जो परिणाम होना चाहिए था और या उसका जो फायदा मिलना चाहिए था कश्मीरियों को, वो अभी तक वहां दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां की जनता नाराज है और ये विधानसभा में हमको नजर आए। आपने बड़ी खतरनाक बात बोली। आपने बोला कि विधानसभा का परिणाम लोकसभा चुनाव को उलट आएगा। अब जो लोकसभा चुनाव के नतीजे को हम एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें ये दिख रहा था कि सबसे ज्यादा सीटें एनसीपी को आती हुई दिख रही थी। 34 सीटें 90 में से ऐसी हैं जिस पे एनसीपी आगे थी। तो आपका कहने का आशय ये है क्या कि विधानसभा में एनसीपी इतने आगे नहीं आएगी, बदल जाएगा आंकड़ा, ऐसा कुछ है? नहीं, एनसीपी हमारे वहां पे जम्मू कश्मीर में एनसीपी का नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है हमारा। तो मतलब उनके साथ गठबंधन है अभी तक का। तो ऐसा पवार साहब ने कुछ ऐसा हम लोगों को नहीं मार्गदर्शन किया है कि वहां हमारा क्या क्या भूमिका रहेगी कश्मीर के अंदर। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में आपसे बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के संदर्भ में बात कर रहे हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता उमर अब्दुल्ला लोकसभा चुनाव हार गए, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 90 में से 34 सीटों पर बढ़त थी। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? उमर अब्दुल्ला मैदान से हट गए भाई, कोई उम्मीद वगैरह रखें आप लोगों के संदर्भ में या ना रखें? नहीं, तो मैंने जिस तरह बताया मंसूर जी कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए वो मैदान से उनको मतलब उनको रखा गया है मजबूती देने के लिए। जितने भी वहां पे हमारे उम्मीदवार वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लड़ने वाले हैं, उनकी रणनीति कैसे बनाई जाए और कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा सीट चुन के लाया जाए, उसके ऊपर वो काम करेंगे। इसके लिए शायद उनको अलग रखा गया है चुनाव प्रक्रिया से। तो ये जवाब है जमाल शेख साहब का कि उमर अब्दुल्ला जी को चुनाव में मजबूती देने के लिए मैदान से हटा लिया गया है। मेरे साथ में डॉक्टर राशिद चौधरी जी जुड़े हुए हैं। क्या देख रहे हैं राशिद साहब इस विधानसभा चुनाव के ऐलान को? कितनी उम्मीद के साथ हैं आप इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये चुनाव जो है बीजेपी की बदलाहट को दिखाता है, जिस तरह से इस चुनाव को अनाउंस किया गया जी। और उससे पहले जो स्टेप्स लिए गए, जैसे एलजी साहब को सारी पावर्स को ट्रांसफर कर देना, कई और महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो लिए गए, जो कि इस बात को दर्शाता था कि ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल पावर जो है केंद्रित करना चाहता है अपने पास जी। अब उसके बाद चुनाव तो घोषणा की, मगर ये कैसा चुनाव है कि जिसमें इतने जल्दबाजी में आप इसको खत्म कर देना चाहते हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट के का रेफरेंस देना चाहेंगे, मगर मैं बता देना चाहता हूं कि वो पूरा जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो 370 को लेकर के था, उसमें सरकार को एक ऑब्जर्वेशन दी गई है, ना कि डायरेक्शन दी गई है कि चुनाव जो है वो बहुत जल्दी होना चाहिए और ऐसा कोई डेडलाइन है। सरकार के पास वक्त था कि वो प्रॉपर तरीके से चुनाव करवाती, मगर ये एक फिक्सिंग के तहत एक कोशिश की है बीजेपी ने कि सब दलों को तोड़ दो, फोड़ दो और खुद को पहले कार्यकर्ताओं को प्लेस कर दो और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेके आओ। मगर ऐसा होगा नहीं जी। जम्मू में जहां बीजेपी ने 2 सीटें निकाली हैं, यहां भी जो बीजेपी है अब लोग उसको करारा जवाब सही आईना अब दिखाएंगे और जो कसर है वो रही खई वो निकल जाएगी। तो बाकी जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर में तो पहले भी लोकसभा में भी कभी सीट अपने कैंडिडेट तक नहीं दे पाई और अब भी जो है विधानसभा में भी मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी कुछ ही सीटों का चुनाव लड़ेगी, सब सीटों का लड़ नहीं पाएगी। अगर भाई स्टीला होकर क्रूप स्टीला स्नैच जोर जबरदस्ती से तुम इधर आ जाओ, तुम पे ईडी आएगा, तुम पे पीडी आएगा, वो मामला बीजेपी ने चालू कर दिया है। और पिछले दिनों एक फार्मर ऑनेस्ट है जिन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है अभी तक, वो भी कल ही ज्वाइन किया है उनकी बीजेपी को और ऐसा दस्तूर जो है वो चल रहा है। लोगों का पकड़ दकड़ जो है पोचिंग पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो जोर पे है और इस पे कोई रुकाई नहीं है।
ट्रांसफर्स किस तरीके से 15 अगस्त को सब इतनी होलसेल के भाव से ट्रांसफर कर दी गई, किस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है, ये बड़ी क्वेश्चन मार्क है इस पे। बहरहाल जो बीजेपी चाहती है लोग उसका जवाब जो है मुझे पूरी अपेक्षा है। अरे वो बोले राही चौधरी, जल्दबाजी में चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया, बीजेपी के कारण से कर दिया, वो तो सब ठीक है। ये कांग्रेस की खुद की कितनी तैयारी है? आपका तो प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद में घोषित हो रहा है। कोई मैदान में उतरने का इरादा है या दर्शक के तौर पर इस चुनाव को देखने का इरादा है? वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन दर्शक है और कौन मैदान में उतर चुका। ये चुनाव के परिणाम बता देंगे आपको। पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एक मेजर पावर प्लेयर रहा है, हमेशा रही है और आज भी है। और अभी इस चुनाव में भी हमने अपने चीजें जो बदली हैं। अभी हमारे आज ये आप कैसे महत्वपूर्ण प्लेयर रहते हैं? जब 2014 में चुनाव हुआ तो कुल 12 सीटें आई आपकी, चौथे नंबर की पार्टी होकर रह गए आप। अभी लोकसभा चुनाव आया, एक भी सीट आपसे जीती नहीं गई, इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम बड़े महत्वपूर्ण प्लेयर रहते हैं। ये आप महत्वपूर्ण कैसे हो जाते हैं? हमारा वोट शेयर देखिए कितना किस हिसाब से रहा और क्या किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा। दैट वाज एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस। अब जो है वो भी रहेगा। और अभी राहुल जी 2 दिन का दौरा जम्मू कश्मीर का करने वाले हैं और ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी हो गई हैं और आगे भी हम अपनी रणनीति जो है वो हफ्ते भर में सारी क्लियर हो जाएगी, आपके समक्ष होगी। हाँ, ये है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस की कुछ बातचीत चल रही है जी। प्रोबेबली या तो डायरेक्ट अलायंस या स्ट्रेटेजिक अलायंस हो जाएगा। और अगर कहीं नहीं भी होता तो हमारे पास पूरे जम्मू कश्मीर की हर सीट के लिए दावेदार हैं, कैंडिडेट हैं जो हम उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे और अपने बलबूते पर। तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना चाहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है धारा 370 को बहाल करेंगे। सहमत हैं आप इस बात से? जिसको नेहरू जी ने कहा था कि अपने आप खत्म हो जाएगी, अब खत्म भी हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा है कि बहाल करेंगे। कांग्रेस इत्तेफाक रखती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस भावना के साथ कि धारा 370 बहाल होनी चाहिए? हमारा अलायंस होगा तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होगा। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं। वो एक्सट्रीम एंड्स पार्टीज की अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होते हैं। हमको जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसमें जो मुख्य चीजें हैं, जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं, मेनली उनको लेकर के अलायंस होता है। अब ये हाई कमांड पार्टी हाई कमांड जो है ये CWC का रेजोल्यूशन है 370 पे कि ये कैसे टूटा और क्या हुआ और क्या हो सकता है और कैसे होना है, मुझे उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। बट आने वाले वक्त में भी इस पे टिप्पणी जो है अभी कुछ दिन करना ठीक नहीं होगा किसी के लिए भी, क्योंकि इस पे चर्चा जो है विद इन द पार्टी वो जारी है कि हमने इस पे क्या स्टैंड होगा, कैसे होगा। तो कुछ दिनों में राशिद साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से चर्चा की बात कर रहे हो, आखिरी बातचीत कर रहा हूं आपसे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ इज्जत देती है कि नहीं कांग्रेस पार्टी को? अब बताओ, आप बता रहे हो कि हमारी बातचीत चल रही है और जो चुनाव भी नहीं लड़ रहे उमर अब्दुल्ला, वो अपना घोषणा पत्र एक तरफा घोषित कर दिए। भाई जनता के बीच जाना था, साथ में जाना था तो साझा घोषणा पत्र आना चाहिए था। ऐसी क्या हड़बड़ाहट थी? आपसे बात किए बगैर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिए। बहुत तरीके से होता है। अलायंस ऐसे भी हो सकते हैं कि पोस्ट पोल हो जाए, अलायंस ऐसे होते हैं कि प्री पोल हो। तो कुल मिलाकर कई प्रकार की उलझनों के बीच में कांग्रेस है। राशिद साहब हमसे कह रहे हैं लेकिन हमारी बातचीत चल रही है। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उमर अरशद मलिक साहब जुड़ रहे हैं। मलिक साहब, क्या देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर चुनाव के संदर्भ में? जनता इन चुनाव को लेकर कितनी उत्साहित और कितनी उम्मीदों से भरी है, इसमें कुछ रोशनी देंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे जो है लाइन पे लिया इस वक्त। सर मैं आपको बता दूं कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस बीच जो है काफी सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी यहाँ हुई, जैसे आर्टिकल 370 हुआ या 35A हो गया तो इसको यहाँ से हटाया गया। यहाँ रियासत थी, स्टेट थी, उसको यूटी में तब्दील किया गया। इस बीच बहुत सारे इलेक्शन यहाँ हुए भी। DDC का इलेक्शन हुआ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन होता है, पंचायत का होता है, सभी होते हैं। असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ था यहाँ पे। लेकिन अब 10 साल के बाद जो है यहाँ के लीडर्स को, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिला है एक बार फिर से सामने आने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं ये एक अच्छा स्टेप है, चाहे इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो उसकी एक डायरेक्शन थी, चाहे वो मरकजी हुकूमत जो है उसका जो है वो
उस चीज को फॉलो करना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक बड़ा ही अच्छा ये स्टेप है जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन 10 साल के बाद होने जा रहे हैं। अब इस बीच अगर हम बात करें इस वक्त तो तकरीबन सबसे बड़ा इशू जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज लेकर सामने आ रही हैं, जो यहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो है स्टेटहुड, कि रियासत को यहाँ बहाल करवाया जाएगा। अब रियासत को बहाल करवाने के लिए अब यहाँ पर मेजोरिटी में आना जरूरी होगा, क्योंकि मेजोरिटी में यहाँ आएंगे तब जाकर मरकज के साथ बातचीत होगी, पार्लियामेंट के साथ बातचीत होगी, पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा रेजोल्यूशन जाएगा यहाँ से असेंबली से पास होकर। लेकिन ये सारी चीज, इन सभी चीजों के लिए जो है यहाँ पे मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनना बड़ा जरूरी है, लेकिन वो कहीं लग नहीं रहा है कि मेजोरिटी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सामने आएगी। कोई भी पार्टी मेजोरिटी में आती नहीं दिख रही है। क्या कारण है कि जनता का किसी भी पार्टी पर इतना भरोसा नहीं बन रहा? हमारे साथ में डॉक्टर ताहिर चौधरी जुड़े हुए हैं, वो तो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की उम्मीदों, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गजब का काम किया है, फिर भी भरोसा नहीं। बेसिकली सर मसला यहाँ यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यहाँ पे कुल है 90 सीटें हैं, यहाँ पे 90 जो है वो असेंबली सीट्स है यहाँ पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चीजें सामने आ रही हैं, उनकी लीडर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो तकरीबन सभी सीट पे वो कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन के अंदर तो वो पूरी तरह से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन कश्मीर रीजन के अंदर वो बहुत सी सीट जो है वो छोड़ सकते हैं, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जो है वो वहां पे वो सपोर्ट कर सकते हैं, या किसी जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हाल ही में जो तैयार हुई हैं या हाल ही में वजूद में आई हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो वादी के अंदर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सामने नहीं आएगी। अरे एक बात और बताइए उमर जी, ये उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, डर गए इसलिए कर दिया, या हमें जमाल साहब समझा रहे थे बहुत मजबूती से पार्टी को चुनाव लड़ाना है इसलिए लड़ने से मना कर दिया? क्या कहते हैं? देखिए, जो स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला साहब की कुछ दिनों पहले आई थी, उनका ये कहना था कि वो यूनियन टेरिटरी में रहकर वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते जी। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि यूनियन टेरिटरी में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एमएलए हो या चीफ मिनिस्टर हो वो इम्पावर नहीं होता है, उसके पास कुछ अख्तियारात नहीं होते हैं, और क्या पता कल को स्टेट मिले या ना मिले, ये भी एक वजह हो सकती है। और उमर साहब, यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत तो सीएम को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से तो ज्यादा ही अख्तियार रहता है, ज्यादा ही सम्मान रहता है, ज्यादा ही अधिकार संपन्नता रहती है। माननीय उमर अब्दुल्ला साहब सांसद का चुनाव लड़ लिए, भले ही हार गए, पर मुख्यमंत्री जहां पर बन सकते हैं वो वाला चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको नहीं लगता है कि तर्क में बहुत दम नहीं है उनके? देखिए सर, कहीं ना कहीं एक चीज ये भी हो सकती है, क्योंकि चंद दिनों पहले ही जो है वो मरकज की तरफ से, या हम कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से जो है वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है वो एम्पावर किया गया, उसको मजीद जो है वो पावर्स दी गई हैं जी, अख्तियारात दिए गए हैं, ताकि वो तमाम तर फैसले, तमाम तर डिसीजन जो है वो खुद ले सकें। तो कहीं ना कहीं बहुत से बेसिकली पॉलिटिकल इश्यूज यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर डिफरेंट किस्म के पॉलिटिकल इश्यूज हैं यहाँ पे रहते हैं लोगों के, तो कहीं ना कोई इशू होगा जिस कारण जो है वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों किया, इसको लेकर उमर अरशद मलिक साहब भी थोड़ी उलझन में ही हैं, पर ताहिर चौधरी जी हमारे पास पूछने के लिए आपसे कुछ दूसरी उलझन है। भाई आपने तो अच्छा भला काम कर रखा है, इंतजाम भी ठीक ठाक कर रखा है, परिसीमन वरिसीमन भी सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं भाजपा के लिए बड़ा बढ़िया हो गया है। इसके बावजूद भी क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि आपने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को ताकतवर बनाए रखने के स्थान पर एक मनोनीत उपराज्यपाल को ताकतवर बनाना मंजूर किया है? कौन सी आहट सुनाई दे रही है आपको इस चुनाव के संदर्भ में जिसके चलते ऐसा किया है? नहीं हिमांशु जी, ये सवाल का जवाब मैं आपको पहले सवाल में दे चुका हूँ। नहीं, वो सवाल के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात है ना ताहिर साहब, कि क्या ये ताकत केवल तब तक के लिए जब तक ये सरकार अस्तित्व में नहीं आती, सरकार जैसे ही अस्तित्व में आएगी ये संशोधन हटा लिए जाएंगे? सरकार जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के बाद बनेगी और अवाम की चुनी हुई सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब का जो कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ,
राज्य का दर्जा देना वो भी दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनके दिलो दिमाग में आज भी बहुत सारे कंफ्यूजन ये है कि शायद राज्य का दर्जा ना दिया जाए, शायद माननीय एलजी साहब को ज्यादा पावर्स दे के रखी जाए और सीएम के पास इतनी पावर्स ना रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री साहब की बात पे इनको यकीन करना चाहिए, सरकार पे यकीन करना चाहिए। अरे छोड़िए ना डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, हम लोग आपकी बात पे यकीन करेंगे। आप ही बताओ कब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा आप देने जा रहे हो? तारीख तय करो, बात ही खत्म करते हैं ना ताहिर साहब। देखिए बहुत जल्दी इलेक्शंस के रिजल्ट निकलेंगे, आवाम की चुनी सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री साहब ने लाल किला से भी कहा। मतलब डॉक्टर ताहिर चौधरी ये कह रहे हैं कि 4 अक्टूबर 2024 को निर्वाचित सरकार का गठन होते ही जम्मू कश्मीर को उसका पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री साहब ने कमिटमेंट किया होगा। मुझे जब प्रधानमंत्री साहब किसी चीज पे कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं। हाँ तो ताहिर साहब हम उसी की तो पुष्टि करा रहे हैं। आप इतना थोड़ा संभल के क्यों इतना दावा कर रहे हैं? थोड़ा दमदारी से करिए ना, आप तो बड़े मुखर किस्म के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रधानमंत्री साहब और अपने होम मिनिस्टर साहब की बात को हम पत्थर पे लकीर की तरह समझते हैं। बार बार उन्होंने ये चीज कही, बार बार हम भी ये चीज को हमेशा दोहराते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन रीजनल पार्टीज के लोग आज भी उस चीज को बार बार दोहराते हैं। ये देखो जमाल साहब, आप कितने बड़े ट्रैप में फंस रहे हो। देखो डॉक्टर ताहिर चौधरी जी बता रहे हैं कि बस चुनाव होने दो, चुनाव का परिणाम आते ही जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य में तब्दील हो जाएगा। और उमर अब्दुल्ला साहब को देखो, वो इसके बावजूद भी चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं। क्या कहते हो आप? उमर अब्दुल्ला साहब को अपने ऐलान पर पुनर्विचार करना चाहिए या नहीं? कल ही जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना एक बार ताहिर साहब जरा जमाल साहब की प्रतिक्रिया ले लेना। हाँ तो मैं हिमांशु जी यही कह रहा हूँ कि पूरा देश ये जानता है कि मोदी जी की झूठ की गारंटी होती है, क्योंकि वो जो कहते हैं उसका उलट करते हैं। जिस तरह हमने पिछले 10 साल में देखा, दिल्ली के जो हालात है, एलजी और केजरीवाल की सरकार को हमेशा दोनों में बनी रहती है, कोई चीज आगे काम बढ़ता नहीं, फाइल को लेके कई विवाद होते रहे। और आज भी दिल्ली के अंदर जो है वो भले केजरीवाल की सरकार हो, लेकिन जो है राज वो भाजपा ही कर रही है, कहीं ना कहीं मोदी जी के कंट्रोल में ही दिल्ली है। वही परिणाम मिला के जमा साहब बोल रहे हैं भाई हमें मोदी जी पे भरोसा नहीं है। पर डॉक्टर ताहिर चौधरी आपसे थोड़ा बात को और विस्तार लेते हैं। वो 2014 में चुनाव हुआ था तो आपने महबूबा मुफ्ती के पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के साथ सरकार बनाई थी। इस बार क्या इरादा है? चुनाव बाद समझौता करेंगे उनके साथ या चुनाव से पहले ही समझौता कर लेंगे? आपके पास तो घाटी में वैसे भी प्रत्याशी नहीं है, लोग बोल रहे हैं। मानसू जी, भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ समझौता नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार जम्मू कश्मीर में अपने पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम भी होगा, डिप्टी सीएम भी होगा। ये चीज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक पे आप दोबारा डिबेट रख के इस चीज के ऊपर मेरे से पुष्टि भी ले लीजिएगा, कहिएगा वाकई आपने आज के दिन ये बात कही थी और वो चीज क्लियर होगी। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी? आप तो सबको साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वाले व्यक्ति हैं, तो यहाँ की बाकी पार्टियों पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सबके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्यों अलायंस नहीं कर रहे हैं? पूरे देश में करते हैं। जम्मू कश्मीर को तो आप पूरे देश का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं, ये जम्मू कश्मीर में आप अकेले चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? मानसू जी, सबका साथ सबका विकास के ऊपर हम लोग आज भी खड़े हैं। और जम्मू कश्मीर के अवाम का, जम्मू कश्मीर का जब विकास हो रहा है पिछले 10 सालों में, वो हुआ है, सामने नजर आ रहा है और उसी का जो रिजल्ट है हमें यहाँ का आवाम दे। नहीं ताहिर साहब, आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। देखो मैंने कितना मासूम से सवाल आपसे किया है। मैंने ये कहा है कि भाई आप तो सब जगह सबके साथ में चुनाव लड़ते रहते हैं, ये जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने क्या बिगाड़ा? आप किसी पर भी आप अपना हाथ पकड़ने के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? देखिए माशू जी, जब ये रीजनल पार्टीज पाकिस्तान के गुण गाएंगी, चाइना का गुण गाएंगी, बाहर की कंट्रीज की बात करेगी, पाकिस्तान से बात करने की बात करेगी, तो इन लोगों से भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करेगी। ये देश के बारे में सोचने वाली पार्टी है। हम लोग देश के बारे में सोचते हैं, तिरंगे के बारे में सोचते हैं, देश की इज्जत के बारे में सोचते हैं। ये वो परिवार है और हम इस सोच को लेके आगे। पीडीपी पार्टी ये तो पहले भी ऐसे ही करती थी, पर इसके साथ तो हमने सरकार बनाई थी ताहिर जी। नीति बदल गई क्या आपकी या नियत बदल गई? क्या हो गया ये? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस टाइम पे मुफ्ती साहब के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके, एक डेवलपमेंट के एजेंडे को लेके सरकार बनाई गई थी और उसका आपने नतीजा भी देखा। जब